तो अब मैं जिनको बुलाने की दावत दे रहा हूँ वो कोई नया नाम नहीं है हमारे बेरिया के लिए, अंशु जोहरी जी। और ये जो है इनमें बहुमुखी प्रतिभा है, नाटक करती है, बहुत से नाटक लिखती है, कविताएं लिखती हैं और कहानियाँ लिखती हैं। इनकी कहानियाँ जो है बहुत ही अच्छी हैं। साथ में एक बहुत अच्छे माता जी भी बहुत अच्छी हैं, 2 बच्चे इतने सुंदर, यहीं देखें सामने बैठे हुए, कहाँ गए तो ये जो है बहुत अच्छी कहानी लिखती है। तो आज आपके सामने ये कहानी सुनाएंगे और अगर कोई मौका लगेगा हम लोग को तो इनके नाटक भी करेंगे हम अपने इस मंच पर। बहुत अच्छा लिखती है और बड़ा सामायिक लिखती है। इन्होंने 95 से यहाँ यूएसए में है और इनकी एक मैगजीन थी उद्गम के नाम से, जो कि हिंदी की पहली मैगजीन थी यहाँ की बेरिया की। और इनके 3 कविताएं का जो खंड काव्य है वो छप चुका है, खुले प्रश्न, शेषकृत कहानी संग्रह है और बूंद का द्वंद्व, ये भी नई किताब छपी है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस किताब को देखिए इंटरनेट पर और खरीदिए और पढ़िए। मैंने पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू संजय जी। ये मैंने नहीं लिखा था। तो आज मैं आपके सामने अपनी कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। उसका नाम है सूर्य अस्त नहीं होता है। अब आप जान रहे होंगे कि मैंने क्यों कहा था सब लोग को 5 मिनट का समय चाहिए, क्योंकि मैं कहानी पढ़ने वाली थी। तो कहानी शुरू करती हूँ। घंटी की आवाज से मेरी नींद खुल गई थी। घड़ी को देखा, रात के 2 बजे थे। इस समय कौन हो सकता है? अपने कमरे से निकलकर लिविंग रूम की खिड़की से झांका तो बाहर कई सारी लाल पीली नीली बत्तियां दिखाई दी। जब से इस देश में आई हूँ तब से पुलिस की कार की लाल पीली नीली बत्तियों को देखकर एक तरह की बदहवासी दौड़ जाया करती थी मन के अंदर। कहीं कुछ खराब हुआ है इसका इल्म दिलाती ये लाल पीली नीली बत्तियों वाली कारें। सायरन के पास जब भी निकलती मैं अनमनस खो उठती थी। और आज तो ऐसी 4 कारें ठीक मेरे घर के सामने खड़ी थी। इतना ही नहीं, काली वर्दी में सज्जित एक व्यक्ति, पुलिस वाला, वो मेरे घर की घंटी बजा रहा था। लगा अनिष्ट कहीं आसपास ही घटा है। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो पुलिस वाले ने विनम्रता से पूछा, सॉरी इतनी रात को परेशान करने के लिए, हम ये जानना चाहते हैं कि स्टीफन ड्रकर आपके यहाँ है क्या? स्टीफन यानी स्टीव। मैंने राहत की सांस ली। जरूर फिर उसके माँ बाप का झगड़ा हुआ होगा, तभी तो नमन ने पूछा था रात को, माँ आज स्टीव रात को हमारे घर सो सकता है? मैंने पुलिस वाले से कहा, है तो सब ठीक तो है ना ऑफिसर? क्या आप उसे बुलाएंगे? हमें उससे कुछ पूछना है। मैंने शिखर की स्टडी के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। स्टीव रात वहीं सोया था। मुझे लगा कि आंखें मलता हुआ स्टीव बाहर आएगा, पर दरवाजा खोला एक चौकस से स्टीव ने। पुलिस आई है, तुम्हारी माँ को कुछ हो गया है शायद। मेरा वाक्य पूरा हो उसके पहले स्टीव मुझे धक्का सा देता हुआ पीछे के दरवाजे की ओर भागा। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, पर पीछे भी पुलिस वाले सचेत थे, जैसे उन्हें मालूम था कि स्टीव पीछे से भागने की कोशिश करेगा। मैं भागती हुई बाहर आई, देखा तो वो लोग स्टीव को साथ लिए जा रहे थे। मुझसे एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, थैंक यू मिसेस मलिक, हमें स्टीव से कुछ पूछताछ करनी है। मैं अबाक खड़ी रह गई। मैं क्या करूं? शिखर भी नहीं है, नमन को जगाऊं क्या? वह भी रात को देर से सोया होगा। कम से कम स्टीव की माँ को तो खबर करनी ही होगी। थरथराते हाथों से उनको फोन मिलाया। 1 घंटी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद फिर तीसरी। हर घंटी के बाद मेरे माथे पर श्वेत की बूंदें कुछ और उड़ आती थी। 4थी घंटी के बाद किसी की चिड़चिड़ाती आवाज आई, Who is this? कौन है? मैंने हकलाते हुए कहा, स्टीव को पुलिस। I know, मुझे मालूम है, पुलिस यहाँ आई थी। मेरा स्टीव से कोई लेना देना नहीं, मैं थक चुकी हूँ उसके परेशान वार्ताव से। आपको तो मालूम ही होगा कि हम लोग का डाइवोर्स हो रहा है और उस पर आए दिन स्टीव की शिकायतें। स्टीव अब कोई बच्चा नहीं है, अपने किए का वह स्वयं जिम्मेदार है। उसके बाद वो जो कहती जा रही थी उसे मेरे कान सुन ही नहीं रहे थे। जाने कब उसकी आवाज आनी बंद हो गई और फोन से आवाज आनी शुरू हो गई थी, इफ यू वुड लाइक टू मेक अ कॉल प्लीज हैंग अप एंड ट्राई अगेन। टूटे घर में पलता स्टीव जाने कैसे नमन का मित्र बन बैठा था। 6 फुटा ब्लॉन्ड बलिष्ठ युवक जिसके दोनों बाजुओं पर टाटू था और एक कान में बाली। चेहरे पर सदैव एक तनाव सा आक्रोश विद्यमान रहता था। वह अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ रहता था। माँ बाप के बीच आए दिन का झगड़ा और मारपीट, इन सब को देखकर बड़ा होता स्टीव एक सशक्त सर्वाइवर बन गया था। मेरी सोच की तंद्रा को फिर एक घंटी ने भंग किया। अब कौन है? सोचते सोचते खिड़की से झांका तो फिर लाल पीली नीली बत्तियां दिखाई दी। दरवाजा खोला तो ऑफिसर की सख्त सी नरम आवाज आई, क्या नमन घर पर है? हमें उससे कुछ पूछना है।
मेरे पैरों के नीचे से धरती सरक गई थी। अभी बुलाऊं उसे? आप सुबह बात कर लें। सॉरी मैम, आप अभी नमन को बुलाइए। बस बहुत हो गया, आज के बाद स्टीव से नमन का कोई लेना देना नहीं। मैंने नमन के दरवाजे पर दस्तक दी तो बड़बड़ाते हुए उसने दरवाजा खोला। उनींदा, अधजगा, बेसुध सा नमन, वही भाव जो उसके बचपन से चेहरे पर है। उसका ये भाव मुझे सबसे प्रिय था, उसके बच्चे होने का द्योतक। वो पुलिस आई है बेटा, तुम्हें बुला रहे हैं, स्टीव का के बारे में कुछ पूछना है। मुझे लगा सुनकर नमन अचंभित होगा कि स्टीव को पुलिस पकड़कर ले गई है तो उससे क्या। मुझे लगा कि वो झल्लाकर कहेगा कि उसे कैसे मालूम होगा कि स्टीव को पुलिस क्यों पकड़ कर ले गई है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने देखा नमन का उनींदा चेहरा अचानक सचेत हो गया था, एकदम फक, बिल्कुल वैसे जैसे तब हुआ था जब मैंने उसे मॉल में पहली बार सिगरेट पीते हुए देखा था। बिल्कुल वैसे जब मैंने उसे शिखर के बटुए से चोरी करते देखा था। बिल्कुल वैसे जब उसे एक लड़के को पेंसिल चुभाने पर मेरे सामने प्रिंसिपल के ऑफिस में लाया गया था। और बिल्कुल वैसे जब उसने 7 साल की उम्र में मुझसे पहली बार झूठ बोला था। मां थी मैं उसके माथे पर पड़ती लकीरों को तब से पढ़ रही थी जब से वो जन्मा था। पर जैसा धक्का आज लगा था उस वक्त के चेहरे को देखकर, ऐसा पहले कभी नहीं लगा था। तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? घर की हालत पता है ना, पापा को 1.5 साल बाद नौकरी मिली है। सुनकर वो संभल गया था। It's always about you and yourself, कहकर वह बाहर की ओर चला गया था। मैं उसके पीछे पीछे पहुंची तो पुलिस उसे भी लिए जा रही थी। नमन को क्यों ले जा रहे हैं, मैं भागते हुए पूछ रही थी। उसके दोस्त स्टीव ने कुछ बताया जो केवल नमन कंफर्म कर सकता है। यही पूछ लीजिए जो पूछना है। सॉरी मैम। मेरे अवरुद्ध कंठे से एक चीख बाहर निकलना चाह रही थी। नमन को पुकारती हुई, उसे बटोरती हुई, बटोर कर वापस अपनी कोख में रखती हुई, हर खतरे से सुरक्षित। पर बाहर एक खांसी के सिवा कुछ नहीं आया। मैंने देखा, मुझे खांसता देखकर नमन ने पलट कर देखा था आर्द्र आंखों से, और फिर नमन को लेकर वो नीली पीली बत्तियां दूर होती चली गई और मैं अपने घर की रोशनी के शोर में एक शांति प्रिय अंधकार तलाश रही थी। क्या करूं? अभी 3 हफ्ते पहले शिखर गए हैं नई नौकरी पर। क्या किया होगा स्टीव ने? शायद शराब पीकर गाड़ी चलाई होगी, शायद कहीं ड्रग्स के चक्कर में तो नहीं पड़ गए दोनों। किसको फोन करूं सुबह के 4 बजे कि पुलिस वाले नमन को ले गए हैं? बहुत सोचकर शिखर को फोन नहीं करने का निर्णय लिया। वो यूं भी नमन से रुष्ट है महीनों से। हम में से अधिकतर लोग हमेशा एक नॉर्मल जिंदगी की कामना करते हैं कि हमारे बच्चे बिना तकलीफ के बड़े हों, पढ़े लिखे, अपने पैरों पर खड़े हों और हमारी जिम्मेदारी पूर्ण। पर नमन के बड़े होने में कुछ यूं हुआ कि वो धीरे धीरे कम पढ़ने लगा। उसे सिगरेट की लत लग गई। वह रात को देर से घर आने लगा। उसे हरदम पैसे चाहिए होते थे। कुछ कहो तो दरवाजे को भड़ाम के साथ बंद करके बाहर निकल जाना। बात करने की कोशिश करो तो ये जिंदगी मेरी है, मुझे जो करना होगा मैं करूंगा, आप चुप रहिए। शिखर उससे सख्त रहने लगे थे, पर मैं हमेशा नरम रही क्योंकि मेरा मानना था कि सकारात्मक परिवर्तन की क्षमता केवल प्रेम में होती है। पर जीवन का कुछ भाग ऐसा भी होता है जब हमारे बच्चों को तो ना हमारी शक्ति पसंद आती है ना प्यार। ऐसे में बहुत बार अपने आप पर संशय करती, क्या कमी रह गई थी मुझ में। नैतिक मूल्य, उसकी नींवें डालने का प्रयत्न तो पूरा किया था, पर भवन की हर दीवार सरसराती रेत टहलती चली जा रही थी। कुछ दिन पहले नमन ने ऐलान किया था वे फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करने लगा ताकि अपने खर्च और अपने शौक पूरे कर सके। अमेरिका में यह प्रश्न नहीं है कि सब हाई स्कूल के बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाएं। मेरे पास जब पढ़ाई का पैसा होगा पढ़ लूंगा, आप लोग मेरी चिंता ना करें। शिखर ने तब से उससे बात करना छोड़ दिया था। वे खुद 1.5 साल पहले हुए ले ऑफ के बाद केवल नमन के कारण अटलांटा में ही नौकरी ढूंढ रहे थे। इस घटना के बाद वे अटलांटा के बाहर भी नौकरी तलाश करने लगे। फोन की बजती घंटी ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया। दूसरी तरफ नमन था। नमन, ठीक तो ना बेटे? मेरा स्वर तरफ था। न जाने कितने वर्षों का दबा हुआ प्यार बस छलक जाने को आतुर था। मॉम। दूसरी तरफ नमन की भी आवाज गिरी थी। मॉम, मैं एक बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। क्या हुआ? माँ, आपको बहुत से पैसे लेकर आना पड़ेगा, आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। माँ, किया क्या है तुमने? उत्तर में मॉम था। आई एम सो सॉरी मॉम, कहकर वो बच्चों की तरफ बिलखने लगा। एक बार उसी ने मुझसे पूछा था कि मुझे सबसे खराब क्या लगता है।
और मैंने उत्तर दिया था विवशता, डिस्पेयर। असहाय होना मुझे सबसे खराब लगता है। जहां मैं कुछ करना चाहती हूँ वहां कुछ भी न कर पाना मुझे बहुत कष्ट देता है। उस दिन उससे ये नहीं कहा था कि अपने बच्चों को विवश, असहाय और डरा हुआ देखना उससे भी बड़ी पीड़ा है। अब रुका नहीं जा सकता था। मैंने शिखर को फोन किया। नमन को पुलिस पकड़ कर ले गई है। पुलिस? क्यों? नहीं मालूम। ये क्या बात हुई कि नहीं मालूम? मैं भौमिक को फोन करता हूँ, उसके साथ तो पुलिस स्टेशन जाओ। मैं जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करता हूँ। मैं शिखर के दोस्त भौमिक के साथ जब पुलिस स्टेशन पहुंची तब पता चला कि स्टीव और नमन जिस फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करते थे वहां पर चोरी और उसके बाद वहां पर आग लगाकर भाग जाने का आरोप लगा था उन दोनों पर। मैं जैसे जड़ हो गई थी, एक खंडित मूर्ति की तरह जो विसर्जित हो जाना चाहती है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। नमन में मानसिक चेतना का अभाव हो सकता है, वह स्टीव के व्यक्तित्व से प्रभावित हो सकता है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि अपना आसपास दूषित कर दे। चाहे जो हो, नमन ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि वो मेरा बेटा है। मुझे अपनी ममता पर संदेह क्यों हो रहा है? नमन मेरा बेटा है। मन ने कहा तुम्हारा बेटा है तो जो ऐसा करते हैं वो टूटी हुई परवरिश के कारण करते हैं। मन सुबक रहा था। तो क्या मेरी परवरिश टूटी हुई थी? नहीं, उसे झूठा फंसाया। पर तभी मुझे याद आया उसका फाक चेहरा। मैं तो $500 लेकर आई थी। यहाँ जमानत को 10,000 चाहिए थे, वो भी 4 बजे के पहले। बड़ी सीधी सादी जिंदगी थी। सोचा नहीं था कि कभी वकील की जरूरत पड़ेगी, कानून से लड़ना पड़ेगा। वकील ढूंढना भी एक बड़ा काम और उसका आर्थिक पक्ष अलग। 1.5 साल तो शिखर काम ही नहीं कर रहे। उसी सारी बचत खप गई थी। दोस्तों से कर्ज दिया। ये तो तय था कि अब शिखर सियाटल की नौकरी नहीं छोड़ सकती और आगजनी के आरोप में 8 साल की सजा हो गई। मेरे और शिखर के बीच भी एक दामन आ गया था। हमारा रिश्ता भी लहूलुहान हो गया था। वो खोट नमन में ढूंढते थे और मैं अपने आप में। फिर याद आई एक बहुत पुरानी घटना। 6 साल के नन्हे नमन ने बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाई थी। वह जब उसने शिखर को दिखाई तो वो उसे छेड़ने लगे, इतनी अच्छी ड्राइंग तुम बना ही नहीं सकते, ये तो माँ ने बनाई है। पहले वह हट करके लड़ता रहा, फिर कमरे से भाग गया। जब वह लौट कर नहीं आया तो हम उसके कमरे में गए, देखा वह अपने बिस्तर पर आंधा पड़ा रो रहा है। पूछने पर उसने बताया कि उसने गुस्से में ड्राइंग फाड़ कर फेंक दी थी। क्यों बेटा, पापा तो मजाक कर रहे थे। वो तो ये कहना चाहते थे कि आपकी ड्राइंग में उतनी मैच्योरिटी, उतनी परिपक्वता है जैसे किसी बड़े ने बनाई हो। सुनकर वह जोर जोर से रोने लगा था। माँ मेरी ड्राइंग को फिर से वैसा कर दो ना जैसी वो थी, प्लीज मम्मा, मैंने गुस्से में फाड़ दी। मैंने टेप से उसकी ड्राइंग के पन्ने जोड़े थे और वो आज भी एक फ्रेम में कैद मेरे बेडरूम की दीवार पर है। पर नहीं जोड़ने चाहिए थे शायद, क्योंकि किसी टूटी हुई चीज को जोड़ ना पाने की विवशता क्या होती है नमन ये जान पाता, सीख पाता। उसे बताना चाहिए था कि निर्णय आवेश में नहीं, आवेश के उतरने के बाद लेने की आदत होनी चाहिए। अभी नमन को मालूम नहीं कि आने वाले कई सालों तक उसके नाम के यदि कोई गूगल पर डालेगा तो पब्लिक रिकॉर्ड में उसका नाम, जन्म, अपराध के लिए दी गई सजा सब आएगा। किसी भी नौकरी के फॉर्म को भरते समय उसे अपने जीवन के इस भाग का जिक्र अवश्य करना पड़ेगा। उसे लोगों की संदेह दृष्टि का सामना करना पड़ेगा। कुछ रास्ते हैं जो उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, पर सब नहीं। शिखर उससे मिलने जाए न जाए, मैं उससे करेक्शनल फैसिलिटी में मिलने जरूर जाऊंगी, क्योंकि मैं उससे जीते जी इन सबसे जूझने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती। माँ हमेशा आशा करूंगी, प्रार्थना करूंगी। रास्तों में भटकना प्रारब्ध हो सकता है, पर उस भटक में सही दिशा को ढूंढ पाने की कोशिश करना अपने हाथ में होता है। वह जहां भी रहे उसमें उड़ पाने की ललक रहे, उबर पाने का साहस रहे, क्योंकि संभावना में ही जीवन है। हर पल में प्रलय लाने की, हर पल में पुष्प खिलाने की संभावना है। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, बस पृथ्वी अपना रुख बदलकर रात रच लिया करती है। विधा है और ये बहुत हम लोगों के पास है। धन्यवाद। मैंने अपना माइक बंद कर दिया था ताकि मेरी नाक सुड़कती आवाज
अब मैं बुलाना चाहूंगी विनीता जी को। आइए आपकी कविता सुनते हैं।